नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट सीडीपी में पूछे गए महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पे, एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो एसओआर साथियों ये वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और फ्रायड के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि स्मरण विस्मरण के बारे में, यानी यह कौन सा कथन सही है जो कि फ्रायड के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर साथियों, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। अगला ऑप्शन ये दिया गया है कि विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। और अगला दिया गया है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाता है। और डी ऑप्शन है साथियों उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा साथियों फ्रायड के अनुसार वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो यहाँ पे प्रश्न में भी अंतराल है, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सी, अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है साथियों कि ध्यान आकर्षित होने में, यहाँ पे ये प्रश्न कह रहा है कि ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका होती है। तो किसकी भूमिका होती है साथियों? इसमें उद्दीपन की तीव्रता की। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये साथियों कहा गया है वाटसन के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी वाटसन से यहाँ पे दो प्रश्न आपको पूछा गया है, देख सकते हैं। रुचि में और छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो इसमें साथियों सही जवाब आपका हो जाएगा प्रेरणा। डी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया फ्रायड के अनुसार आंतरिकीकरण हमारे मूल्यों में होता है। अभी इसके पहले भी फ्रायड से प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न नंबर 2, और फिर फ्रायड से ही प्रश्न ये पूछा गया है। तो इसमें साथियों बड़ा अहम ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो सबसे पहले जहाँ भी उदाहरण मिले आप वहाँ पर आगमन विधि आंसर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आगमन विधि इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। और जहाँ पहले नियम बताया जाए वहाँ पर हमारा होता है निगमन विधि। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पर साथियों सही क्रम याद रखने का एक ही तरीका है। अंत में रहेगा ब्लास्टोसिस्ट और स्टार्टिंग शुरू में रहेगा अंडाणु। तो डी हमारा आंसर होगा अंडाणु, ब्लास्टोसिस्ट, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। बाकी बीच में इसको भी बदल सकता है, इसको भी याद रखना है। अंडाणु शुक्राणु एक साथ आएगा, इग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस। तो डी के साथ आंसर लगाना है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक अवस्था में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है क्या कहलाती है? तो यह साथियों डाउन सिंड्रोम कहलाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब पूछा गया प्रश्न अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया है, यानी किसके द्वारा किया गया है? तो यह साथियों किया गया है युंग के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो इसमें सही जवाब होगा साथियों हमारा रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था, किसने दिया था ये पूछा गया है। तो साथियों थॉर्नडाइक ने अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा डी के साथ। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे, स्किनर ने चूहे पर, पावलोव ने कुत्ते पर, और वाटसन से अभी हम लोगों ने 2 प्रश्न देखा था। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वाटसन के द्वारा। और वाटसन ने ही किया था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान में साथियों गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ये इसका क्षेत्र है। डी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और साथियों इसके पहले और भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं यूट्यूब चैनल पर कराए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाकर उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। संप्रत्यय के निर्माण के प्रथम सोपान है। प्रथम सोपान पूछा गया साथियों प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो यह साथियों आधारित है तत्परता के नियम पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर साथियों वर्गीकरण का जो सिद्धांत है यह वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। तो अब यहाँ पर साथियों अल्बर्ट बंडूरा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का सिद्धांत ये दिया गया है। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा TAT अंतर्बोध की बात किया गया है। मर्रे आंसर सी यहाँ पर जाएगा। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपका निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर साथियों स्मृति के मापन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है तार्किक विधि का। यहाँ पर बाकी तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो बी के साथ हम अपना आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों मात्र 8 मिनट में हम लोग अपना 20-21 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे जो शेष प्रश्न हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा पूरे अंत तक। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। साथियों सबसे बड़ा योगदान है कि यह बाल केंद्रित शिक्षा है। यहाँ पर डी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। यानी कि ये कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि जिनकी बुद्धिलब्धि उच्च है वो सृजनशीलता में भी उच्च हो गए, यह कोई ज़रूरी नहीं है। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। अब यहाँ पे देखिए अभी हमने बताया कुत्ते पर प्रयोग किया था, पावलोव ने वनमानुष पर प्रयोग किया था कोहलर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा बी होगा। बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था और चूहे पर स्किनर ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो यह होता है मूल प्रवृत्तियों पर और मूल प्रवृत्तियों की संख्या है साथियों कितने? 14। किसके द्वारा दिया गया है? म से मूल और म से मैकडूगल। आप याद रखेंगे मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और ध्यान को केंद्रित करने का आंतरिक दशा है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रुचि, इंटरेस्ट।
अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना या फिर अधिगम। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है तो सीखने में स्थानांतरण, यानी बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो किशोरावस्था। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है साथियों की सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। यह साथियों कहलाता है स्तंभ आकृति, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये थे आपके सीडीपी के प्रीवियस ईयर यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।